पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हम आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। बात होगी नक्सल मुक्त भारत की। रेड कॉरिडोर में किस तरह से विकास की गंगा बही है, इस पर आज लोकसभा में चर्चा हो रही है। गृह मंत्री इसका जवाब देंगे। और बात होगी केरल की सियासत की, जहां पर टीम ए और टीम बी की सियासत जारी है और एलडीएफ यूडीएफ एक दूसरे को टीम बी बताने की कोशिश में लगे हैं बीजेपी की। तो आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसके पीछे का हिडन एजेंडा क्या है, इसकी गांठें हम खोलेंगे इस वक्त में। बात होगी पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां भय मुक्त चुनाव की एक बड़ी चुनौती सामने है। और क्या है चुनौतियां पश्चिम बंगाल में, होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम और पुडुचेरी में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने का कार्यक्रम। नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता होंगे रूबरू। भाजपा प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। पश्चिम बंगाल को लेकर सौंपी गंभीर याचिका। ममता सरकार पर लगाया चुनाव को हाईजैक करने का आरोप। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। दिग्गजों के नामांकन का दौर जारी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने भरा नामांकन। वहीं अभिनेता से नेता बने विजय ने भी दाखिल किया पर्चा। शुभेंदु अधिकारी ने भी भरा नामांकन। लोकसभा में जारी है देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर अहम चर्चा। कुशल रणनीति, सुरक्षा बलों के निर्णायक अभियानों और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से रेड कॉरिडोर बना आदिवासी इलाकों का ग्रोथ इंजन। 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की सरकार की डेडलाइन। गृह मंत्री अमित शाह देंगे लोकसभा में चर्चा का जवाब। और जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना 7 अप्रैल 2026 को होगी जारी। जनगणना के दौरान लगभग 31 लाख जनगणनाकार डिजिटल माध्यम से जानकारी करेंगे एकत्रित। तो सबसे पहले बात करेंगे नक्सल मुक्त भारत अभियान की। रेड कॉरिडोर में विकास की गंगा किस तरह से बह रही है और कैसे यह परिवर्तन आया, इसकी हम बात करेंगे। पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले नक्सल आतंक पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और इसकी चर्चा देश दुनिया में भी है। आज लोकसभा में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। देश के 180 जिलों में लाल आतंक देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती वर्षों तक बना रहा, लेकिन मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने अबूझ माड़ के जंगलों की इस अबूझ पहेली को सुलझाकर लाखों आदिवासी परिवारों को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है। कुछ बड़ा करने और सपने देखने का हौसला इन आदिवासी परिवारों को भी दिया है। लोकसभा में आज नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान सांसदों ने भारत सरकार की इस बड़ी कामयाबी को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा की है। सांसदों ने इन इलाकों में संविधान की सत्ता को स्थापित करने का श्रेय मोदी सरकार को दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल नक्सल मुक्त भारत के लिए मार्च 2026 की समय सीमा घोषित की थी। पॉलिट ब्यूरो के सर्वोच्च नेता से लेकर कमांडर तक इस दौर में या तो मारे गए हैं या मुख्यधारा में लौट आए हैं। 31 मार्च 2026 के डेडलाइन से पहले तेलंगाना पुलिस ने पिछले महीने ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेता देवजी सहित 4 वरिष्ठ कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लगभग 4 दशकों तक आतंक को अपने कंधे पर उठा रखा था इन लोगों ने।
सुरक्षा बलों की सख्ती से बचे हुए नक्सल कमांडरों ने इस दौर में गोली या गुलाब में गुलाब को चुनना बेहतर समझा है। अब तक सुरक्षा बलों से बचते हुए अबूझमाड़ जंगल में छिपे खूंखार नक्सली नेता पापा राव ने सरेंडर कर दिया है। मुख्यधारा में लौटने का मन बनाकर पापा राव ने अपने कई नक्सली कारकुनों को सरेंडर भी कराया है। पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ हथियार डालने का फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लिया है। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अभियान में यह अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दंडकारण्य के जंगलों में 40 साल तक देवजी एक रहस्य बना हुआ था, जबकि खतरनाक नक्सल आतंकी पापाजी राव ने अपनी मौत की खबर कई बार फैलाकर पुलिस को चकमा दिया था। आज ऐसे खूंखार नक्सली देश के संविधान की सत्ता को खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि दंडकारण्य में माओवादी आंदोलन के इतिहास में पहली बार नक्सली संगठन प्रभावी रूप से नेतृत्व विहीन हो गया है। नक्सली कारकुनों का पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में लाने की नीति ने नक्सल मुक्त भारत अभियान को मजबूती दी थी। समर्पण के बाद देवजी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अब देश बदल चुका है। विकास की तेज रफ्तार ने नक्सल आतंक की धार को कुंद कर दिया था। जाहिर है, सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास ने आज कई राज्यों में नक्सल आतंक को समाप्त कर दिया है। 31 मार्च 2026 की यह डेडलाइन देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाती है। जाहिर है, माओवादी हिंसा से रक्त रंजित आदिवासी इलाकों में एक नई सुबह का एहसास हुआ है। तो रेड कॉरिडोर जिसको कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाएंगे, आज वही जो आदिवासी इलाके हैं वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्य नहीं बल्कि देश के लिए ग्रोथ का इंजन बने हुए हैं। तो इस खबर पर हम आगे आपको और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सीधे लिए चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाइव। लगातार नजर बनाए रखे हैं और इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के द्वारा आप सभी को सरकार के प्रयासों के बारे में हम लोग जानकारी देते रहे हैं। इस क्रम में मैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती अल्पना शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी के से रिलेटेड मैटर्स पर आपको जानकारी दें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार। इस इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं उर्वरक विभाग के से संबंधित आपको सूचना देना चाहूँगी कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक वल्नरेबल सिचुएशन है, जिसको कि हमने बहुत स्ट्रेटेजिक वे में डील किया है। गल्फ रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर आवर कंट्री फॉर इम्पोर्ट ऑफ 20 to 30% यूरिया, 30% DAP, and also we get 50% of country's LNG imports from the region. Other key feedstocks such as ammonia, sulfur, sulfuric acid भी हमारे लिए बहुत important है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, जो कि प्रभावित है। इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट है उसमें काफ़ी उछाल आया है प्राइजेज में, इन सभी चीज़ों में, और हमारी फ्रेट और रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ी है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इम्पैक्ट हुआ है और जो हाल ही में MOPNG की नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें कि फर्टिलाइजर सेक्टर जो कि प्रायोरिटी नंबर 2 पे है, इससे हमारा यूरिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ, जिससे कि हमारा थोड़ा शुरू में हमारा जो प्रोडक्शन है थोड़ा इम्पैक्ट हुआ 30 से 35 हज़ार पर टन पर डे के हिसाब से। और इसी सिचुएशन के रहते जो हमारे जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो हमारी अपकमिंग खरीफ सीजन की है वो 390 लाख टन है, जो कि हमें एग्रीकल्चर विभाग ने बताई है। इसके अगेंस्ट पिछले साल एक्चुअल सेल खरीफ में 361 लाख टन हुई थी। अभी हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक अवेलेबल हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। Overall stock as on date that we have is 180 LMT,
जो कि पिछले साल 147 लाख टन थे। तो हमारी इससे पता चल रहा है हमारी जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छी उसकी स्थिति है। अप्रैल और महीने के जो महीने हैं, अप्रैल और मई के जो महीने हैं उनमें हमारे लीन मंथ होता है एग्रीकल्चर का, और यूजुअली हम इसको स्टॉक बिल्डअप करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी को मद्देनज़र देखते हुए हमने काफ़ी इंपोर्ट्स लाइन अप ऑलरेडी कर दिए थे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में जो गैस सप्लाई है जो हमारी प्रभावित हुई थी 60% हो गई थी, जो धीरे धीरे बढ़ के 65 हुई और अब 80% तक हो गई है, जो कि हमने एम्पावर्ड पूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हमने स्पॉट बेसिस पे टेंडर किए और हमारा अच्छा प्रोडक्शन 80% तक हो गया है सभी यूरिया यूनिट्स में। कोई भी यूरिया यूनिट जो इससे जो थोड़ी देर के लिए शटडाउन हुए भी थे, जो कि एनुअल शटडाउन होता है उनका, वो वापस उन सभी को गैस सप्लाई शुरू हो गई है। और जहाँ तक सल्फर या और इंटरमीडिएट की उपलब्धता है, हमारे विभाग ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को डायरेक्शंस दी है कि सल्फर या और इससे संबंधित कुछ भी इंटरमीडिएट है उसकी पूरी सप्लाई करें। इसी के साथ विभाग ने लॉन्ग टर्म टेंडर, ग्लोबल टेंडर से पहले ही हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज का एक हमारी एक्सरसाइज जो कि पिछले कुछ एक साल से चल रही है और तेज गति पे है। हमारे डिपार्टमेंट में एक टास्क ग्रुप सेटअप हुआ है जो कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी और पोटेंशियल सप्लाई सोर्सेज फॉर फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग यूरिया के बारे में हमें जानकारी दे रहा है समय समय पे। और मेजर जो हमारे सप्लायर्स हैं यूरिया, डीएपी, उन सब के साथ हम बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं, जिससे कि हमारे मेजर टेंडर्स के थ्रू या स्पॉट टेंडर्स के थ्रू या लॉन्ग टर्म सप्लाई के थ्रू हमारे पास मेजर फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी रहे। और efforts are being taken up to stabilize all the raw material supplies including rock phosphate. Further proactive measures are being taken to diversify our sourcing bases with other than the Gulf countries like Russia, Morocco, Australia, Indonesia, Malaysia, Jordan, Canada, Algeria, Egypt and Togo etc. विभाग इंडियन मिशंस के थ्रू सभी अपने वहाँ के इंडियन मिशन से कांटेक्ट में है फॉर ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्सेज। और जो हमारी शिप्स हैं उससे रिलेटेड भी हम इंडियन नेवी, डीजी शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के और एमईए के साथ हम लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर सेफ पैसेज ऑफ आवर शिप्स। और डिमांड साइड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टेट्स have been sensitized to prevent any panic regarding availability of fertilizer. We have sufficient stocks available. Honorable Minister for Chemical and Fertilizer has already spoken to major state governments, the agrarian states, in this regard. They have been sensitized by the issue. Today also we have had a discussion on this. We are keeping a strict watch on the diversion, black marketing and hoarding, etc. under the Essential Commodities Act in coordination with Department of Agriculture and Farmers Welfare. And the states have been encouraged to adopt innovations to manage the distributional efficiency. We are also encouraging the use of alternate fertilizers such as ammonium sulfate, triple superphosphate, single superphosphate and fermented organic manure as well as nano products. So as of today we have adequate stock position, and the fertilizer irrespective of the situation in the global market, urea and DAP are being made available to the farmers at the regulated price, that is rupees 266 for 45 kg bag of urea and DAP at 1350 per bag for 50 kg bag. And I would further like to inform you that a contingency control room has been set up in the department to ensure continuous monitoring of the fertilizer availability, production, imports and movement in the wake of prevailing situation. Thank you. Over to you. Thank you, ma'am.
अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और गैस सप्लाई पे जानकारी दें। ओवर टू यू मैम। नमस्कार। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें, आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल और डीजल क्रय करें। नेचुरल गैस के संबंध में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ग्रिड पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी 80% सप्लाईज इंश्योर की जा रही हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी लिखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई मंत्रालयों ने भी पीएनजी नेटवर्क को एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कई ऑर्डर जारी किए हैं। जैसे कि डीपीआईआईटी पैसो ने सारी एप्लीकेशंस को डिस्पोजल को एक्सपेडाइट करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। मॉर्थ ने भी इसी तरह का एक ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा डिफेंस ने भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज और यूनिट लाइंस में पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। भारत सरकार ने भी 24 मार्च को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं और इंश्योर की जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी, लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 4 लाख बुकिंग हुई, जिसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। कमर्शियल एलपीजी, आपको जैसे पता है भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को की उपलब्धता लगभग 70% तक बढ़ा दी है और इसमें ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, इसके अलावा माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग पिछले 1 हफ्ते में इस ऑर्डर के इशू होने के बाद से लगभग 2,60,000 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर बेचे गए हैं और ये जो माइग्रेंट लेबर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कवर है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी लगभग 41,000 टन अपलिफ्ट किया गया है। केरोसिन के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि क्वार्टरली एलोकेशन के ऊपर लगभग 48,000 केएल एडिशनल केरोसिन स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किया गया है। इस संबंध में 29 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है। ये खासकर उन स्टेट्स के लिए है जो अपने आप को केरोसिन फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं। वहाँ पर अगर केरोसिन की ज़रूरत हो तो कैसे वो दिया जाएगा, ये गजट नोटिफिकेशन इसी के संबंध में है। अब भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे कि
दाम जैसे ब्लैक मार्केटिंग की या होर्डिंग की, तो उस संबंध में मैं ये दोबारा से रिट्रेट करना चाहूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज की एक बहुत अहम भूमिका है इन सारी माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए। और इनफैक्ट हमने स्टेट से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप कंट्रोल रूम सेटअप करें, डेली ब्रीफिंग करें। लगभग सभी स्टेट्स ने कंट्रोल रूम सेटअप कर लिए हैं और लगभग 16 स्टेट्स हैं जो प्रेस ब्रीफ भी रिलीज कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत लगभग कल 2500 रेड डाली गई, जिसमें 2000 सिलेंडर सीज किए गए। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एनफोर्समेंट को अभी भी कुछ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऑफिसर्स ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किए हैं और लगभग अभी तक 500 शो कॉज नोटिस भी दिए जा चुके हैं। अंत में आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है और इसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन को खरीदें। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे शिपिंग ऑपरेशंस के संबंध में जानकारी दें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। पर्शियन गल्फ में 18 भारतीय जहाज हैं इस वक्त और उसमें 485 इंडियन सीफेयर्स नाविक हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी सामुद्रिक घटना की सूचना नहीं है। 28 तारीख को 2 दिनों पहले हमारे 2 एलपीजी कैरियर्स BW टियर और BWL, इन दोनों ने वो रास्ता सफ़र तय किया। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्लियर किया और ये अब भारतीय पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हैं। पहला BW टियर कल एक एस्टिमेटेड टाइप ऑफ अराइवल एक्चुअली टुमारोज डेट 31 को ये मुंबई पोर्ट पे रिपोर्ट करना चाहिए और BW टियर न्यू मैंगलोर में 1 अप्रैल को रिपोर्ट करना चाहिए। इन दोनों एलपीजी कैरियर्स में करीब 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, दोनों मिला करके। पिछले 24 घंटों में 8 नाविकों को सेफ्टी भारत वापस लाया गया है साइन ऑफ के बाद और डीजीकॉम कंट्रोल रूम से 32 कॉल और 89 ईमेल्स जो प्राप्त हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी पोर्ट से, मेजर या नॉन मेजर पोर्ट से कोई कंजेशन या किसी प्रकार की बाधा रिपोर्टेड नहीं है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स ने भी कंफर्म किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी ने कंफर्म किया है कि उनके सारे पोर्ट्स स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं और मिनिस्ट्री इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, इंडियन मिशंस के साथ और मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जिससे कि भारतीय नाविकों का वेलफेयर और मैरीटाइम ऑपरेशंस अनइंटरप्टेड चले। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको जानकारी दें। ओवर टू यू। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री की अलग अलग दुनिया के राष्ट्रनेताओं से बातचीत हो रही है। इसी क्रम में 28 मार्च को प्रधानमंत्री की बातचीत सऊदी अरब के युवराज और वहां के प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उस पर बातें रखी अपनी। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले पर की निंदा की। दोनों नेताओं ने
आज़ाद नौ परिवहन और जहाज के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने पर भी बातचीत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के युवराज को, वहाँ चूंकि हमारे बहुत बड़े भारतीय समुदाय रहता है, उसके देखभाल के लिए उनको धन्यवाद दिया। विशेष जानकारी हमारे कॉलीग देंगे। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम महाजन जी से अनुरोध करूंगी कि वे गल्फ रीजन से जुड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट पे आपको जानकारी दें। Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and West Asia region. The safety, security and welfare of the large Indian community in the region remains our utmost priority. Our dedicated special control room remains operational to assist Indian nationals and their families, and we continue to coordinate closely with state governments and union territories to share information and align our response efforts. Our missions and posts across the region are functioning round the clock, operating 24/7 helplines, issuing regular updated advisories, and remaining actively engaged with the Indian community associations, organizations, and Indian companies spread across the region. They remain in close contact with local governments. Our missions are proactively addressing issues and concerns being raised by Indian nationals, including facilitation for visas, consular services, facilitating transit through neighboring countries where there are airspace restrictions, and providing logistical support where required. Welfare of Indian students in the Gulf countries is being accorded high priority. Government is making every effort to see that students' academic year is not impacted. Our missions are in regular touch and are actively coordinating with the local authorities, Indian schools in the region, concerned boards, and National Testing Agency. CBSE has already notified assessment scheme for declaration of results of class 10 and 12 in the region. Academic concerns, particularly those related to CBSE, ICSE, Kerala boards, and JEE and NEET exams, are being addressed through regular outreach to parents and students. Particular attention is being given to the welfare of Indian seafarers. Our missions are in continuous contact with Indian crew members on vessels across the region to provide support, including extending consular assistance, facilitating communication with their families in India, and facilitating requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 550,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between India and UAE. Around 85 flights are expected to operate from UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remain closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel, from Egypt and Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. Yesterday, an Indian national unfortunately lost his life in an attack in Kuwait. We express our deepest condolences to the family of the deceased. Our mission in Kuwait is in touch with the family of the deceased and is coordinating closely with the local authorities to render all support and for early return of his mortal remains to India. 8 Indian nationals have unfortunately lost their lives and 1 Indian national remains missing in various incidents. Thank you. Thank you. Now we will take few questions from media. We'll start. 262. मैम, मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है 5 केजी के सिलेंडर को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये क्या
जिस तरह की खबर आ रही है कि आप लोग पेट्रोल पंपों पर मिल रहा है या फिर पहले से ये स्कीम थी, तो इसकी क्या स्थिति है? क्या ये मिल रहा है? ये योजना कब शुरू हुई थी? और अगर ये योजना पहले से है तो फिर ब्लैक में जो भरे जा रहे हैं 80% जो 5 kg के सिलेंडर हैं ब्लैक में सिलेंडर से पलटी करके भरे जाते हैं इस तरह के, तो वो फिर कैसे चल रहे थे? तो क्या स्थिति है? क्या ये अभी मिल रहे हैं? पेट्रोल पंपों पर मिल रहे हैं? कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? पूरी जानकारी। थैंक यू। 4. Hi, Sujata ma'am. There was a significant downward revision in the budget estimate for ISPRL last month. But in view of the prevailing situation, has the budget estimate been revised again and increased? 54. Sorry. And also, what are the LPG consumption figures for March? 54. Hi, Sukal from the Indian Express. I have a couple of questions for Sinha sir. Sir, now it's 18 Indian vessels that are in the Persian Gulf, and yeah. So I just wanted to understand, since 6 of the LPG tankers have already either arrived in India or 2 are on their way. What is the plan with regards to sending them back to lift more LPG cargoes? Because once the remaining ones also come, then essentially we won't have any LPG on Indian flagships coming from the Persian Gulf, right? So what is the plan in terms of sending more empty LPG tankers there to lift cargoes? And the other question is that so far, you've been sharing data on a daily basis with regards to the India flagged vessels in the Persian Gulf. But energy is a global trade, and energy supplies to India do not necessarily come on India flagged vessels. Is there an estimate with the government in terms of the number of foreign flagged vessels that are stranded there but are carrying energy supplies for India? If you could share some data on that. Thank you. 142. Piche. Yes, Sujata ma'am, currently what is the average days of delivery for LPG cylinder? Because there are many people are saying that they are getting cylinder only after 12, 13 days. 67. This is Sandeep Das from Financial Express. This is for the Aparna ma'am. On the fertilizer part, you said that there is 18 million tons of stock currently. Can you give the breakup and how you plan to increase to 39 million ton in next 2 months? Because our Kharif requirement is that. And my second one is that when is the next e-auction for spot buying of LNG is happening? 238. My question is also for fertilizer minister, ma'am. You said that now, as of now, all the fertilizer plants are getting gas, which are under maintenance. So how many plants were under maintenance, and how much production is happening, percentage-wise? 76. Sir, one question for Jaiswal sir. Sir, there are reports of around 50,000 US Marines and SEALs landing in the Middle East as US weighs whether to mount a ground invasion. We have also seen hawkish statements from the Iranian side. Sir, India, along with many global South countries, has been calling for de-escalation, and we saw the meeting between EAM and Secretary Rubio in France on Friday. So, sir, have India's concerns about further escalation or ground invasion being taken up? Sir, one question for Sinha sir. Sir, we saw Houthis attacking Israeli sites for the first time on 20th February. How do you assess the impact of conflict widening around Bab el-Mandeb in terms of war risk premiums and overall logistic costs for India? 24. Yes, ma'am. My question is from MEA Ranveer sir. Sir, Iran से जो महान एयरलाइंस की आ रही थी भारत से कुछ रसद राहत सामान लेने के लिए, उसको उड़ा दिया गया, इस पे कुछ ज्यादा डिटेल मिल पाएगा? पीछे उधर 133 that side. Ma'am, I'm Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. I have 2 questions. Firstly, how much losses are the OMC still incurring on a daily basis, not under recovery but loss, even after the excise cut? And at rupees 14 per litre of petrol and rupees 20 per litre of diesel, what would be the tentative absolute loss per day? Ma'am. Thank you.
So your question was about the breakup of the 180 LMT that we have in stock, if I understand it correct. Yes. The breakup of the 180 lakh ton that we have in stock, urea we have 61.96 LMT, DAP is 23.38 LMT, NPK complexes, that is we have 56.67 LMT in stock, SSP is 25.25 LMT, and the muriate of potash is 12.70 LMT. That is the stock which is currently available in our country. Then the second question was about the fertilizer plants that being the urea plants that are being supplied with gas. Some of the plants had taken the annual maintenance shutdown. So right now about 27 plants, they are getting gas, and the other plants which were under shutdown are in the startup mode. And as a result of which, the monthly production, which was previously about 24 LMT, is now 18. That is so, and every fortnight we are going in for EPMC spot gas purchases. Pardon? Okay. Yeah. Yes, we have, as I already told you, that besides how we are trying to boost up with our domestic production, we have tied up with all our, already we have the yearly tie-up with our major source suppliers, and already we are in continuing dialogue with them. We are getting our shipments which are not through that particular region. These are through the Cape of Good Hope, that is from Russia and elsewhere, Morocco. So we hope we'll be getting our raw material and other intermediates for our domestic production, as well as we'll be doing the OGL. Through OGL we'll be procuring DAP and other NPKs. Thank you. 5 किलो का FTL सिलेंडर के बारे में आपने पूछा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई सारे माइग्रेंट फैमिलीज हैं, माइग्रेंट हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अप्लाई किया और उनको कनेक्शन मिला। तो ऐसे लोग जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उनको सिलेंडर जैसे बाकी कंज्यूमर्स को मिल रहा है वैसे ही मिल रहा है, बट 300 रुपये एडिशनल सब्सिडी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे माइग्रेंट लेबर ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है। उन लोगों की सहायता के लिए, उन लोगों को गैस अवेलेबल कराने के लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। वो पहले भी 5 किलो का सिलेंडर लेते थे, अब भी वही 5 किलो का सिलेंडर उनको मिल रहा है, लेकिन उसको एक चैनलाइज कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट करके, ताकि वो ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट के अंदर वो डाइवर्ट ना हो। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। ये कोई योजना, देखिए उज्ज्वला योजना तो है, 5 kg तो कब से, मुझे लग रहा है पिछले 10 साल से ये, या उससे भी ज़्यादा से 5 किलो का सिलेंडर है, और ये सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होता है। तो जैसे बाकी 19 किलो वाला सिलेंडर बिकता है, वैसे ही ये भी बेचा जाता है। दिस इज नॉट अ न्यू स्कीम। देखिए, ब्लैक में भरवाते रहे हैं ये गलत बात है। मैं अपना सेंटेंस आई रिपीट इट वंस अगेन कि एक डोमेस्टिक एलपीजी होती है जैसे उज्ज्वला और बाकी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। इसके अलावा कमर्शियल के 19 kg के सिलेंडर्स हैं। उसके अलावा जो छोटे मतलब जैसे माइग्रेंट लेबर है या छोटा कोई अपना काम धंधा कर रहा है, उन लोगों के लिए 5 किलो का सिलेंडर का अवेलेबिलिटी हमेशा से रहा है। द सेकेंड क्वेश्चन वाज अगेंस्ट द एवरेज टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सिलेंडर। सो पहले
ये क्राइसिस से पहले हम लगभग 2 दिनों के अंदर ही डिलीवरी करते थे। अब क्योंकि पैनिक बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से डिलीवरी टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज ज़रूर हुआ है। लेकिन मतलब आप ये माने 4 से 5 दिन के अंदर ये डिलीवरी अब हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि विद द टाइम दिस विल फर्दर इम्प्रूव एंड विल कम बैक टू 2 days। उसके अलावा ISPRL के बारे में आपने पूछा, so whenever the appropriate decision will be taken, will be informed. As far as the LPG consumption figures are concerned, they will come at the end of the month. And losses to OMCs. Losses to OMCs, loss or profit, it depends on their procurement price, at the price at which, the real price at which the company is procuring. And right now I cannot comment on this, it will come in their financial statements. Thank you. जो आपके 2 सवाल थे कि वापस कब जहाज को पर्शियन गल्फ में भेजेंगे फॉर कैरिंग कार्गो, एंड ऑल्सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज अबाउट फॉरेन फ्लैग्स इन PG इन पर्शियन गल्फ कैरिंग इंडियन कार्गो। जो हमारा पहला उद्देश्य यह है कि हमारे पास जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए जहां भी लोडेड वेसल्स हैं, इंडियन फ्लैग के वेसल्स हैं, उनको हम पहले भारतवर्ष वापस लाएं, सेफली यहाँ लाएं, उनके कार्गो को उतारें और सप्लाई कराएं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए वापस भेजने की स्टेज पे हम वी आर येट टू रीच दैट स्टेज वेयर वी स्टार्ट सेंडिंग बैक। इसी क्रम में जो आपका दूसरा सवाल है कि कितने फॉरेन फ्लैग्स पे इंडियन कार्गो है एनर्जी रिलेटेड, इसमें LPG की पर्शियन गल्फ एरिया में 3 वेसल्स हैं LPG कैरी कर रही हैं, they are of foreign flags. Then क्रूड की हैं 4, they are all again foreign flags. LNG की 3 हैं, all are foreign flags, but they are all carrying cargo bound for India. तो पहली प्राथमिकता जैसे मैंने बताया कि जो भारतीय ध्वज वाले जहाज हैं और जिसमें भारतीय कार्गो है उसको हम सेफली भारत लाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने बोला दैट वी आर येट टू रीच द स्टेज वेयर वी स्टार्ट सेंडिंग बैक द वेसल्स फॉर कैरिंग कार्गो। जो प्रश्न था हूथी अफेक्टेड एरिया का क्या वाइडन होगा और उससे एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। जो अफेक्टेड एरिया है वो केवल होर्मुज का स्ट्रेट नहीं है, उसके बाहर के भी जो एरिया है वो भी HRA में आते हैं, हाई रिस्क एरिया। और चूंकि कॉमर्शियल मैटर है कि कितना प्रीमियम चार्ज होता है, या नॉर्मल कोर्स में जो हमने देखा है ये लगभग 0.04% होता है ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द शिप नॉर्मल टाइम्स में, बट इन वॉर टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड एंड one figure that I know, but this may vary from case to case, it was 0.7% and they could be even higher. So, and this again, as I said, it is not confined to Hormuz Strait. Even if you come out of Hormuz Strait and move towards Gulf of Oman, even if you hug the coast of UAE, even that area is also counted in the HRA. Similarly, if you go to the southern part of the Gulf area, which is the Gulf of Aden, जो हूथी अफेक्टेड एरिया आप कह रहे हैं, उसमें भी जो मूवमेंट होता है शिप्स का, उसमें भी HRA में ये अभी HRA तो का पार्ट नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली प्रीमियम्स मस्ट बी हायर। उसकी फिगर्स मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट फिगर क्या। बेसिकली इट्स अ कमर्शियल थिंग। बट इस क्रम में ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि इन सब ग्लोबल शिपिंग को ध्यान में रखते हुए इंडिया की शिपिंग बहुत ग्रो कर रही है, हमारा विजन बहुत बड़ा है, सरकार का विजन बहुत बड़ा है, इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए बहुत समर्थन है और हम बहुत डिपेंडेंट है एज अ कंट्री ऑन शिपिंग। 95% आवर एक्सिम ट्रेड डिपेंड्स ऑन मैरीटाइम सेक्टर in terms of volume, and in terms of value it is about 70% of the EXIM trade depends on this sector.
सो इसको बहुत विकसित करना, इसको बहुत बड़ा करना हमारा विजन है। इसलिए इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक पॉइंट जो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भारत पीएनआई क्लब या वॉर रिस्क पूल पे काफ़ी सिंसियरली इस पे काम कर रही है। हम लोग उनके साथ हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में भी हो रहा है, जो हमसे इनपुट चाहिए होता हमने दिया है, तो इसी क्रम में वो चल रहा है। धन्यवाद। Thank you. There, to answer your question, we are closely following developments in this ongoing conflict in West Asia. Having said that, we continue to call for restraint and de-escalation, at the same time emphasize on dialogue and diplomacy as an early end, as a means to an early end to this particular conflict. एक सवाल महान एयरलाइंस को लेके है। देखिए, इसके बारे में मैंने भी कुछ रिपोर्ट देखी है, अभी हाल ही घंटा 2 घंटा पहले आया है। मेरे पास इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि ये मसला महान एयर का है, ये घटना जो दुर्घटना हुई है या जो वहाँ हमला हुआ है, ईरान की बात है, तो जो ईरानी प्रवक्ता हैं या अपने देश में यहाँ पर ईरान के राजदूतावास में, उनसे आप ये सवाल लेके जाएं तो बेहतर जानकारी मिल सकती है इस पर। नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, है ना। इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप उनसे बात करिए। ये बातें चल रही है, उसमें कितना सही है क्या नहीं है वो तो वो बताएंगे ना। ठीक, धन्यवाद। Joining us. Thank you. तो आप देख रहे थे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से पश्चिम एशिया में जो हालात हैं उनको लेकर के ब्रीफिंग दी जा रही थी, और ये साफ तौर पर बताया गया है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, उर्वरक, इन सब के उचित स्टॉक, पर्याप्त भंडार जो है वो मौजूद है। 18 जहाज़ ये बताया गया है कि उस क्षेत्र में हैं जहां पर 485 नाविक हैं और सभी सुरक्षित हैं। इसी तरह से लगभग सभी क्षेत्रों में लगातार भारत सरकार सक्रिय है और किसी भी तरह की स्थिति ऐसी नहीं कि जिसमें घबराने की ज़रूरत हो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे नक्सल मुक्त भारत की। इस वक्त में रेड कॉरिडोर में विकास की गंगा किस तरह से नक्सल मुक्त इस रेड कॉरिडोर में अब बह रही है, ये हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे। पशुपति से तिरुपति के रेड कॉरिडोर बनाकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले नक्सल आतंक पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। देश को 180 जिलों में लाल आतंक देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती वर्षों तक बनी रही, लेकिन मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने अबूझ माड़ के जंगलों की इस अबूझ पहेली को सुलझाकर लाखों आदिवासी परिवारों को खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, कुछ बड़ा करने और कुछ नए सपने देखने का हौसला भी दिया है। लोकसभा में आज नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान सांसदों ने भारत सरकार की इस बड़ी कामयाबी को लेकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, सराहना की है। सांसदों ने इन इलाकों में संविधान की सत्ता को स्थापित करने का श्रेय मोदी सरकार को दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल नक्सल मुक्त भारत के लिए मार्च 2026 की
समय सीमा घोषित की थी। पॉलिट ब्यूरो के सर्वोच्च नेता से लेकर कमांडर तक इस दौर में या तो मारे गए हैं या मुख्यधारा में लौट आए हैं। 31 मार्च 2026 के डेडलाइन से पहले तेलंगाना पुलिस ने पिछले महीने ऐतिहासिक सफलताएं अर्जित की थी। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेता देव जी सहित 4 वरिष्ठ कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया था। लगभग 4 दशकों तक आतंक को अपने कंधे पर उठा रखा था इन कमांडरों ने और इन नक्सलियों ने। सुरक्षा बलों की सख्ती से बचे हुए नक्सल कमांडरों ने इस दौर में गोली या गुलाब में गुलाब को चुनना बेहतर समझा है। अब तक सुरक्षा बलों से बचते हुए अबूझमाड़ जंगल में छिपे खूंखार नक्सली कमांडर पापा राव ने सरेंडर कर दिया है। मुख्यधारा में लौटने का मन बनाकर ये नक्सली नेता पापा राव ने अपने साथ कई नक्सल कारकुनों को सरेंडर भी कराया है। पापा राव ने अपने साथ 17 साथियों के साथ हथियार डालने का फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लिया है। छत्तीसगढ़ को नक्सल से मुक्त करने के अभियान में ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दंडकारण्य के जंगलों में 40 साल तक देवजी एक रहस्य बना हुआ था, जबकि खतरनाक नक्सल आतंकी पापाजी राव ने अपनी मौत की खबर कई बार फैलाकर पुलिस को वो चकमा देता रहा था। आज ऐसे खूंखार नक्सली देश के संविधान को खुले दिल से और संविधान की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि दंडकारण्य में माओवादी आंदोलन के इतिहास में पहली बार नक्सली संगठन प्रभावी रूप से नेतृत्व विहीन हो गया है। नक्सली कारकुनों का पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में लाने की नीति ने नक्सल मुक्त भारत अभियान को एक मजबूती दी थी। समर्पण के बाद देवजी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अब देश बदल चुका है। विकास की तेज रफ्तार से नक्सल आतंक की धार कुंद हो गई है। जाहिर है सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास ने आज कई राज्यों में नक्सल आतंक को समाप्त कर दिया है। 31 मार्च 2026 की यह डेडलाइन देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाती है। जाहिर है माओवादी हिंसा से रक्त रंजित आदिवासी इलाकों में एक नई सुबह का एहसास हुआ है। तो संसद में इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई लोकसभा में और बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि नक्सलवाद आज ही नहीं बल्कि 6 साल पहले ही खत्म हो जाता। सलमा जुदुम के बारे में किसने नहीं सुना है? 2005 में किसने शुरू किया? महेंद्र कर्मा ने शुरू किया, आपके नेता ने शुरू किया। कांग्रेसी भाई थे हमारे, आज नहीं है हमारे बीच, उनकी आत्मा सुन रही होगी। I pay homage to Mahendra Karma today. I am a BJP member. मैं बीजेपी का सदस्य हूं, मगर मैं आज होमेज दे रहा हूं महेंद्र कर्मा को। उसने कहा था पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा, लड़ना होगा, मर भी जाऊं तो क्या हुआ, सलमा जुदुम के साथ चलना होगा। रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सिंह जी की सरकार ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया, 100 गांव से आदिवासियों को लाके कैंप में रखा और मिलके एक ताकत बन के लड़ाई हुई नक्सलियों के साथ। गांव के लोग जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग जीत रहे थे, मगर कांग्रेस की कोटरी ने, कांग्रेस की दरबारियों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। किसने पिटीशन डाला? पिटीशन डाला नंदिनी सुंदर ने। उस नंदिनी सुंदर ने जिसके ऊपर मर्डर का केस था, मगर जब इनकी सरकार बनी भूपेश बघेल जी की, मर्डर का केस हटा लिया गया नंदिनी सुंदर के ऊपर से। उस नंदिनी सुंदर ने पिटीशन डाला और उस पर सुनवाई हुई और 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी के खंडपीठ ने सलमा जुदुम को समाप्त कर दिया। और यदि सलमा जुदुम समाप्त नहीं होता तो ये डिस्कशन जो आज पार्लियामेंट में हो रहा है ये 6 साल पहले होता सर, ये 2020 में होता, उस समय हम नक्सल मुक्त हो जाते। और कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का ने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य था, सुरक्षा और विकास आदिवासियों का। यूपीए की सरकार ने नक्सलवादी खत्म करने के लिए क्या क्या किया था? हमारा एक ही मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी था, सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना, डेवलपमेंट के मुद्दे पे उठाना, प्लस उनको अधिकार देना। आदिवासियों को जो मेन मुद्दा हुआ करता था हिस्टोरिक एलिनेशन, उसके लिए हम एक तो सुरक्षा बल से हम जो भी कार्रवाई करते थे, विकास करते थे और लोगों को अधिकार देते थे, आदिवासी को अधिकार देते थे।
वहीं नक्सली कमांडर पापा राव ने जब सरेंडर किया तो क्या कुछ कहा। उसने साफ तौर पर कहा कि वो संविधान के खातिर सरेंडर कर रहा है। क्या कहा, ये सुनाते आपको। 10 दिन से अंदर से सोच के आ रही, हम हथियारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे, डरे नहीं है। डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते, नुकसान होता नहीं, पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना, करके मैं हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। तो हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटेंगे और लोगों को भी फिर से जोड़ेंगे, लेकिन हथियार छोड़कर संविधान के तहत काम करेंगे, ये कहना है। खूंखार नक्सली थे पापा राव, और इसका जो सरेंडर है वो दरअसल एक बड़ी कहा जा रहा है कि नक्सली का जो ये पूरा जो एक तरह से जो नक्सल का आतंक था उसके ताबूत में आखिरी कील मानी जा रही है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुरेखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से, तेलंगाना से। तो सबसे पहले सुरेखा के पास आएंगे, शुरुआत करेंगे। सुरेखा, ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है, किस तरह से परिवर्तन आप देख पा रही हैं? 31 तारीख यानी कल की जो डेडलाइन है उससे पहले दरअसल ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या सचमुच नक्सल मुक्त कहा जाए, नक्सल मुक्त समझा जाए देश को? ये लगभग तो तस्वीर यही उभर कर आ रही है। और अभी का मैं आपको अपडेट देती हूँ, कुछ घंटे पहले जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में भी 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें से नारायण राव भी हैं जो अहम माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि तस्वीर किस तरीके से बदल रही है, चेहरा कैसे बदल रहा है। क्योंकि ये भी बात करना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं तेलुगु का जो ये गढ़ माना जाता है, एक वक्त में जो है यूनाइटेड आंध्र प्रदेश यानी कि अभी तेलंगाना और अभी का जो आंध्र प्रदेश है, उस वक्त के कितने लोग जो है यहाँ से नक्सलवाद से जुड़े और किस तरीके से जो है यहाँ से तो कह सकते हैं कि नक्सलवाद खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग जो है दूसरे राज्यों की तरफ पलायन किए, जिनमें से हिडमा की अगर हम बात करते हैं, जिनका जो है जिनको न्यूट्रलाइज किया गया था पिछले ही साल के अंत में। और उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये वो गढ़ रहा है जहां हम केशवराव की बात करते हैं, जिनको लेकर जो है मुख्य आरोपी कहे चंद्रबाबू नायडू के वक्त में, उस वक्त में जो नक्सल उनके ऊपर अटैक हुआ था उस वक्त में मुख्य वही थे जिनके कह सकते हैं कि जिनकी देखरेख में ये पूरा अटैक हुआ था। और इसके अलावा हिडमा की अगर हम बात करते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज किया गया था, और वेणुगोपाल के सरेंडर के बाद लग रहा था कि बहुत से लोग और सरेंडर करेंगे। जब उन्होंने महाराष्ट्र में सरेंडर किया था तो हिडमा को माना जाता है कि हिडमा ने मना कर दिया था, और उसके बाद यानी कि टॉक्स हुए लेकिन वो सफल नहीं रहे। और हिडमा की अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर भी 26 ऐसे खूंखार जो है हमले किए उन्होंने, उनमें से मुख्य आरोपी है। जब हम दंतेवाड़ा की बात करते हैं या इन इलाकों की बात करते हैं, वहां की चप्पे चप्पे से वाकिफ रहा है। और हिडमा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 26 अटैक हुए हैं उनमें भी जो 2011 में जब हमला हुआ था, सबसे बड़ा हमला जो माना जाता है, जिनमें सबसे जो अहम हमले हुए उनमें से सबसे बड़ा हमला वो भी रहा। और उस वक्त में ये बताया जाता है इंटेलिजेंस की तरफ से कि उस वक्त में खुद हिडमा वहां पर मौजूद थे और सबको जो है डायरेक्शंस दे रहे थे कि किस तरीके से हमारे सैनिकों को जो है ब्रूटल किलिंग जो हो रही थी उस वक्त में, किस तरीके से उनको डायरेक्शंस दिए जा रहे थे। ऐसी खबरें भी इंटेलिजेंस की तरफ से आती रही। तो ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ बदला है। और पिछले जो हम आंकड़े बार बार बता रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में 590 से ज्यादा जो है अगर नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया है या उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, तो ये तस्वीर बताती है कि क्या बदल रहा है। कई लोग, जब देवजी जैसे व्यक्ति को जो है जो पिछले 4 दशक से अपने परिवार से दूर रहे, वो घर वापस करते हैं, तो तस्वीर ये बताता है कि किस तरीके से विकास की तरफ और बदलाव की तरफ भी हो रहा है, उनके अंदर भी बदलाव हो रहा है और उनके परिवार जो है उसमें भी बदलाव जो है वो भी दिखाता है। जी, निश्चित तौर पर यह बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात आगे लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हैं, आप भी हमारे साथ बने रहे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं नक्सल मुक्त भारत की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, और सुरेखा ने हैदराबाद तेलंगाना से अभी विस्तार से जानकारी है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दी है। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं इस परिवर्तन को? क्या प्रमुख वजह मानते हैं इसके पीछे? आपको लगता है कि जो एक नीति रीति रही है सरकार की, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति रही है, क्या प्रमुख वजह रही है? निखिल, आज 30 मार्च है और कल 31 मार्च है, और जो भारत सरकार का और गृह मंत्री अमित शाह का एक रिजोल्यूशन था नक्सल मुक्त भारत 31 मार्च 2026। तो मुझे लगता है कि भारत ने जितने करीब से इस नक्सल मुक्त भारत को करीब से देखा है, तो संसद में आज इसकी चर्चा हो रही है, माननीय सांसद अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो नक्सल को पिछले 2000 से इस तरह से देखते रहे, इस वायलेंस को देखा है, दिल्ली की इस रिपोर्टिंग को भी देखा है, तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे सुकमा जैसे इलाके में, बस्तर के इलाके में, उन सब चाहे मलकानगिरी में जब सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमला होता था नक्सली का, एम्बुश में मारे जाते थे, 1-2 नहीं निखिल, 70, 75, 100, 150 सीआरपीएफ के जवान ऐसे मारे जाते थे जो एक तरह से आप कहें कि उस भीड़ जंगल में वो एक तरह सॉफ्ट टारगेट बन गए थे। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से ये सिक्योरिटी फोर्सेज दी जाती थी, और वो बेचारे उन सारे इलाकों में जो एक अनजान से होते थे सिक्योरिटी फोर्स, वो कभी लौट के घर नहीं आते थे। आज मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि मुझे उन सारे बलिदानियों का, उन सारे सुरक्षा कर्मियों का, उन सारे अपने जवानों का एक श्रद्धांजलि देने और उन्हें सैल्यूट करने का एक बड़ा दिन है। जिस जोश से, जिस जज्बे से उन लोगों ने जंगल की खाक छानी, अबुझमाड़ के जैसे जंगलों में, जो अभी बता रही थी सुरेखा कि आप उस दंडकारण्य के इलाके में आप चले जाइए, उन सारे इलाकों के, अगर बस्ती के में भी चले जाएंगे तो उन सारे इलाकों का टेरेन देख के आपको लगेगा कि सीआरपीएफ को कैसे वहां भेजा गया था और कैसे उस लड़ाई में उसका आगे किया गया था। आज मैं कहता हूं कि इस देशवासियों को कम से कम श्रद्धांजलि देना चाहिए उस हजारों हजार सीआरपीएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और मजबूती से लड़ाई लड़ी। जी, दिक्कत क्या थी? वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो उनके पीछे खड़ा नहीं थी। मुझे याद है कि उस समय में होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे और शुरू हुआ था कि ऑपरेशन ग्रीन हंट चला जाएगा इस नक्सलियात के खिलाफ में, नक्सल वायलेंस के खिलाफ में। 2-3 दिन ऐसे लग रहा था पूरे दिल्ली में कि एक बड़े गाजे बाजे के साथ पूरे नक्सल प्रभावित 180 जिलों में ऐसे ये ग्रीन हंट चलाया जाएगा। और जब माननीय गृह मंत्री उस समय के तत्कालीन चिदम्बरम जी ने कहा कि ये ऑपरेशन ग्रीन हंट सिर्फ मीडिया की कल्पना है, तो ऐसा क्यों हुआ? आज जब संबित पात्रा कह रहे थे कि ये 6 साल पहले भी खत्म हो सकता था, तो उस चीज का भी हम लोग गवाह हैं कि झीरम घाटी में कांग्रेस के एक पीढ़ी के नेता को खत्म कर दिया गया। जो महेंद्र कर्मा एक टाइगर के नाम से उस छत्तीसगढ़ और बस्तर के रीजन में जाना जाता था, वो महेंद्र कर्मा की शहादत है जो आज हम कहते हैं कि इस बड़ी कामयाबी में उसमें उसका भी योगदान है। लेकिन उस शहादत को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कैसे याद रखा? महेंद्र कर्मा के साथ साथ 21 लोगों की कांग्रेस के बड़े लीडर की मौत हो गई थी। सुरेखा बता रही थी चंद्रबाबू नायडू पे हमला हुआ, राजशेखर रेड्डी सीएम की मौत कैसे हुई वो भी एक रहस्य अभी तक बना हुआ है। और इतने बड़े बड़े इस तरह के हिंसा के बावजूद भी आप नक्सल के खिलाफ में किस तरह के एक सॉफ्ट अप्रोच लेते रहे? वो क्यों होते रहे कि दिल्ली में कभी भी वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी।
मैं आरोप नहीं लगाऊंगा उसकी मजबूरी क्या थी, लेकिन जो बात संबित पात्रा कह रहे थे वो गौर करने लायक है कि दिल्ली में बैठ के कैसे इस बात को रेगुलेट किया जाता था कि नक्सल के खिलाफ में कार्रवाई कैसे होगी, नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में PIL डाले जाते थे और उसका बलि का बकरा सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस उस जंगल में होते थे। ये हम लोगों ने देखा है। निखिल जी बिल्कुल, आप थोड़ा जिसको मुझे लग रहा है कि थोड़ी भावुक भी है, और कई बार जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की, उनके धैर्य की, लेकिन जाहिर तौर पर वो बलिदान भी देते हैं, तो उसको लेकर के आपकी भावनाएं इस तरह से निकलना जाहिर है। अजय वर्मा जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस का सॉफ्ट अप्रोच नहीं होता तो ये पहले ये समस्या टैकल की जा सकती थी, और जो इतने लोगों का बलिदान हुआ, क्योंकि आपके अपने नेता जो महेंद्र कर्मा की बात कही जा रही कि उन्होंने भी शहादत दी, और बहुत सारे जो लोग थे वो चाहते थे, लेकिन जो आपका राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जब बात करते हैं आपके केंद्रीय नेतृत्व की, वो नहीं दिखी। देखिए, पार्लियामेंट जैसे सदन में झूठ बोलना बड़ा ही गलत लगता है, लेकिन क्या करें, आदत है इनकी। और जो इनको समझाया जाता है वो ये, चाहे वो सांसद हो या ऊपर से नीचे तक के मुखिया हो, झूठ बोलते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से हो गई थी, ना कि 2010 से। संबित पात्रा भी कह रहे थे 2010 से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। कुछ सुन लीजिए दोबारा से। और दूसरा, 2003 से लेके 8 और 2008 से लेके 13 तक रमन सिंह की सरकार, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। चूंकि आजादी में इन लोगों की कोई शहादत नहीं, और अगर शहीद नक्सलवादी आतंकवादियों के घमले में 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं में 32 लोग मारे गए थे, जिसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्यासागर शुक्ल और कांग्रेस के और कार्यकर्ता और लोग भी। हालांकि 6 अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 75 राज्य पुलिसकर्मी का जवान शहीद हुए थे, जो नक्सलवादियों ने घटनाएं की। सरकार दावे करती है 2 दिन में सब नक्सलवादी खत्म हो जाएंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है, सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, नक्सलवादी या आतंकवाद की घटना कोई भी सरकार नहीं चाहती, लेकिन जब ये राजनीतिक विद्वेष के तहत भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके सहयोगी, उसके शेल कंपनी, उसके मुखौटे चेहरे, उसके मोहरे सब कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर तो इनको ही घोषित कर देना चाहिए नक्सलवादी पार्टी कांग्रेस को। बीजेपी को तो राष्ट्रवादी पार्टी घोषित कर देना चाहिए। ये बड़ी गलत परंपरा परिपाटी है कि आपको अगर सत्ता मिल गई किसी भी तरह से, तो उसमें आप दूसरों को आरोपित करेंगे, ये नहीं देखेंगे। कौन सा बीजेपी का नेता रमन सिंह खाद्यान्न घोटाले के वो मुख्य आरोपी जिनको मुक्त कर दिया गया ईडी ने, उसके मुख्य आरोपी के टाइम में छत्तीसगढ़ में 9 स्टेट बने, अभी भी 9 राज्य बचे हैं जिनमें ज्यादातर प्रभावित हैं। और मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं कि सरकार के कितने लोग इसमें मारे गए हैं, और मेरे पास ये भी आंकड़े हैं कितने नक्सली मारे गए, कितनों ने सरेंडर किया। देखिए, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ 30 ने इससे पहले भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार का रुख डबल होता है। CAPF, सशस्त्र सीमा सुरक्षा जो होते हैं, जिसमें CAPF को थोड़ा सा मैं जानकारी दूं, अगर सरकार इतनी चिंतित है तो CAPF में CRPF, CISF, IT, NSG और असम राइफल्स AR शामिल है। इन लोगों का एक बिल अभी देश की सरकार ने इनके खिलाफ ये जंतर मंतर पर इनके परिवार, CAPF के सशस्त्र बलों के परिवार और उनके लोग बैठे थे धरने पर सरकार के उस गलत बिल के खिलाफ जो इनके खिलाफ लेके आ रहे। तो सरकार के दांत खाने के ओर है, दिखाने की ओर है। ठीक है, अब आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके खिलाफ काम नहीं कर रही है सरकार, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो नक्सलवाद है उससे मुक्ति की बात हो रही है, ये आपके आरोप हैं कि ठीक है। विनोद जी इसका जवाब देंगे। हमारे बीजेपी के साथी अभी फिलहाल उनका कुछ कनेक्शन ठीक नहीं मिल पा रहा है। मैं सिर्फ फैक्ट्स को उनका चेक कर देता हूं, अजय जी का फैक्ट चेक कर देता हूं। अजय जी सुनिए, एक मिनट धैर्य रखिए, आप पढ़ लीजिएगा आप अपना रिकॉर्ड। आप एक मिनट सर, आप अपना रिकॉर्ड पहले ठीक कर लीजिए। मैं इसलिए आपका अनुरोध कर रहा हूं, 2010 से ये नहीं कहा था संबित पात्रा ने, मैं भी सुना, मैं पार्लियामेंट की चर्चा अभी सुन रहा था सर, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 1967 से बात आपकी बिल्कुल सही है। 1967 में नक्सलवाड़ी से चला हुआ ये आंदोलन, जिसको वहां नक्सल, आप एक बार सुन तो लीजिए, दूसरों को मौका दीजिए सर। आपका ज्ञान हम लोग सुनेंगे सर, आप मौका दीजिए ना। आप कुछ एक बात बोला है, मैं सिर्फ करेक्ट कर देता हूं आपको सर।
आपके फैक्ट्स को करेक्ट कर देता हूं। बात आती है तो हम सर आपको करेक्ट कर रहा हूं, सिंपल। आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, आपको मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं सर। आप करेक्शन का भी मौका नहीं दे रहे। अरे आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, आप क्या कहानी पढ़े जा रहे हैं। हम चाहते हैं, कांग्रेस का एजेंडा है नक्सल। आप पहले 1 मिनट सुन ले, 1 मिनट सुन ले। आप पहले विनोद जी 1 मिनट ना हो, सरकार इसको एजेंडा ना बनाए, इसको खत्म करे, उसका सहयोग जो भी हमसे चाहिए हम देने को तैयार ठीक है सर, ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है सर, पॉइंट आ गया विनोद जी। झूठ आरोपित करने ठीक है, आप तो सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है सर, आपने, मैं भी सुन रहा था सर। अब आपने कहा कि ये भाई झूठे पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, जवाब तो सुन लें। अब सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कह रहा हूं सर, आप सुन लीजिए, समस्या का समाधान भी। आप पहले सुन तो लीजिए सर, धैर्य रखिए। मैं भी सुन रहा था पार्लियामेंट की इस चर्चा को, मैं सुन के ही बात कर रहा हूं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अब आप धैर्य से सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब भी तो ले लीजिए। जवाब ले लीजिए, मैं सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही तो आप पहले, मैं आप ही को एड्रेस करके बता रहा हूं कि सर आपने जो कहा कि 2010 से ये नक्सल का, ये 2010 संबित पात्रा नहीं बता रहे थे। वो बता रहे थे कि 2010 के बाद जो है नक्सल के मूवमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन शुरू हुआ, रमन सिंह तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने जो उस एक्शन पे काम किया, मैं अब उसको और थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। जब आप बात कर रहे थे नक्सलवाड़ी आंदोलन का 1967 का, तो वो नक्सलवाड़ी से चला हुआ ये आंदोलन कैसे पशुपति से तिरुपति कॉरिडोर बना, कैसे 180 जिलों में, देश के 80 जिलों में लगभग 22% आबादी को प्रभावित किया। ये बड़ा ये है कि उस समय के जो स्टेट गवर्नमेंट हो या उस समय के सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कैसे उसको एक तरह से आप समझिए कि इस पूरे के पूरे अभियान को रोकने के बजाय अलग अलग तरीके से उसको एक सिंपैथी मिलती गई। जंगल के वो आदिवासियों को किस तरह से उसके जो जंगल जमीन की बात आप कर रहे हैं, वो जंगल जमीन पे नक्सल को आतंक से उस पर कब्जा किया गया। एक पैरेलल सरकार बनी सर, वो गवाह हैं हम लोग भी कि बिहार हो, झारखंड हो, न्याय व्यवस्था भी कंगारू कोर्ट से होने लगी थी। क्या ये सरकारी गूंगा थी उस समय में, या बहरी थी, या अंधी थी, जो देख नहीं रहा था कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी चुनौती ये नक्सल प्रभावित 180 जिलों में है और वहां पे सरकारें कुछ नहीं कर पा रही है। जो हमने अपने जो एक भावुकता दिखाया है उस मामले में कि कितने सैकड़ों हजारों सीआरपीएफ जवानों का बलिदान, वहां पे पुलिस फोर्सेस का बलिदान हुआ, और आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तो आज जब इसके बेस अमित शाह ने, गृह मंत्री ने ये संकल्प लिया, तो कैसे ये देश उठ के खड़ा हुआ, ये पूरा मूवमेंट कैसे बंद हुआ, ये विचार करने की जरूरत है। ये विचार करने की जरूरत है कि इसके गुनाहगार कौन है। इस पाप का जो इस देश को इतने दंश झेलने पड़े, सैकड़ों आदिवासी निरीह लोगों की मौतें हुई, सैकड़ों इनोसेंट लोगों की जानें गई, हजारों सीआरपीएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, पुलिस बलों की जाने गई, इसके जिम्मेदार कौन है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा जी, जिम्मेदार कौन है, ये सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है, और ये भी पूछा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के समय में ये क्यों नहीं नक्सल मुक्त हो सका था भारत, बीजेपी ने इसको करके दिखाया है। चली गई थी। कौन है बेसरन घाटी के जिम्मेदार जहां सैन्य उतार दिया जाता है? कहां से आए थे वो आतंकवादी 200 किलोमीटर दूर डबल इंजन की सरकार में? कौन है वो आतंकवादी दिल्ली के लाल किले पर मार दिए भाई साहब, नक्सली आतंकियों की बात हो रही है सर, आपके पास इसका मतलब, जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, आपके पास इसका जवाब नहीं है। सीधा सवाल नक्सली आतंक पर पूछा जा रहा है। अजय जी, गले फाड़कर चिल्लाइए मत, बात सुनिए अजय जी, गले फाड़कर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अजय जी सुनिए, गले फाड़कर चिल्लाने से सभी को मालूम है कि हकीकत नहीं बदल जाएगी। चर्चा हो रही है नक्सलवाद और आतंक, उस पर आप लाल किले का आतंकवाद बता रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर का आतंकवाद बता रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास तर्क नहीं है। अगर आपके पास तर्क हो, तो आप नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं कर सके? ये जो आरोप है वो उस पर जवाब दीजिए। किस तरह से नक्सलवादियों का सहारा लेकर, माओवादियों का सहारा लेकर, आतंकवादियों का सहारा लेकर केवल सत्ता सुख भोगना चाहती है, और जो भाजपा का चश्मा चलाकर लोग बैठते हैं। आपके पास कुछ नहीं है इसका मतलब कहने को, आपके पास कुछ नहीं है कहने को सर, आपके पास कुछ नहीं है कहने को सर, आपके पास कुछ नहीं है कहने को। नक्सलवाद उन्होंने खत्म कर दिया।
आप नहीं खत्म कर पाए। सीधा सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं वो सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, दर्शक भी इसको देख रहे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं है कुछ कहने को। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नक्सलवाद पर कुछ बोलने को हो तो कहिए, वरना आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपके पास नहीं है सर कुछ कहने को, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार होमवर्क करके आइएगा, थैंक यू। और नक्सलवाद पर बोलने के लिए दरअसल कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, क्योंकि अपने समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता थे, जो सलवा जुडूम के समर्थक थे, महेंद्र कर्मा जैसे नेता, उनकी शहादत पर भी कांग्रेस ने उसको सीरियसली नहीं लिया और कांग्रेस के ही सिस्टम ने दरअसल वहां पर आए और सलवा जुडूम जैसे का जो एक आंदोलन चलाया जा रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवाया। तो ऐसे में अगर उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उनके ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यह जवाब कांग्रेस को आज देना होगा कि उनके समय में क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हो सका और बीजेपी ने उसको दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए खत्म किया है। तो क्रेडिट बीजेपी और सरकार जरूर लेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे केरल की सियासत की, जहां आरोप प्रत्यारोप एलडीएफ और यूडीएफ लगा रही हैं एक दूसरे पर, लेकिन वो भी बीजेपी का साथ होने का आरोप। तो केरल में टीम ए और टीम बी की सियासत लगातार जारी है और इसके पीछे का एजेंडा क्या है यह भी समझने की जरूरत है। केरल की राजनीति में मुख्य रूप से तीनों मोर्चा अगर हम बात करें, एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए यानी कि बीजेपी के बीच मुकाबला तेज होता दिख रहा है। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का नेतृत्व पिनराई विजयन कर रहे हैं, जबकि यूडीएफ का प्रमुख चेहरा कांग्रेस है। कांग्रेस और एलडीएफ की प्रमुख पार्टी सीपीएम एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि सीपीएम कई मुद्दों पर बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती है। वहीं सीपीएम का आरोप है कि कांग्रेस की नीतियां और रणनीति बीजेपी को मजबूत करने वाली है। तब राजनीतिक विश्लेषक दोनों दलों की इस रणनीति को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल यह कहना है राजनीतिक विश्लेषकों का कि जो बीजेपी से मिला हुआ दिखेगा वो मुस्लिम हितैषी नहीं हो सकता है। यह संदेश एक वर्ग विशेष में देने की यह रणनीति है दोनों ही दलों की। वहीं पीएम मोदी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली में दोस्ती और केरल में दुश्मनी की राजनीति केरल में चल रही है। पीएम मोदी का इशारा कांग्रेस और वाम दलों के राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और राज्य स्तर पर विरोध की ओर था। बीजेपी का कहना है कि जनता अब इस सियासी खेल को समझ चुकी है। वहीं बीजेपी खुद को केरल में ए टीम के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है कि राज्य में उसका जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। केरल में परंपरागत रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला अब तक होता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। चुनावी रणनीति में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती हुई दिख रही है। यह मुकाबला वोटों के ध्रुवीकरण और छोटे अंतर से जीत हार तय होने की संभावना को बढ़ाता है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चुनावी माहौल को और तीखा बना रहे हैं। जनता के मुद्दों जैसे विकास, रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं भी बहस के केंद्र में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला चुनावी परिणामों को अप्रत्याशित भी बना सकता है। कुल मिलाकर केरल की राजनीति इस समय बेहद प्रतिस्पर्धी और बहुस्तरीय हो गई है, और बहुकोणीय भी अगर कहा जाए त्रिकोणीय तो गलत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ने केरलम की जनता को कांग्रेस और लेफ्ट दलों के दोगलेपन से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दोनों दल पूरे देश में साथ में चुनाव लड़ते हैं,
और केरलम में एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया अलायंस पे सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन उनमें स्थानीय नेता जैसी भी परिपक्वता नहीं दिखती। जो बात हमें समझ नहीं आती वो यह है कि उनमें एक सम्मानित नेता के गुण नहीं हैं जो उनके पद पर रहते हुए होने चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत में भाजपा की सहायक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये कहना है पिनराई विजयन का। രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ അഖിലേന്ത്യാ നേതാവാണല്ലോ. പക്ഷേ സാധാരണ പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ, പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകന്റെ കാര്യവിവരം പോലും ഇല്ല എന്നാണ് വസ്തുത. കോൺഗ്രസ്സുകാരാകെ സർവാദരണീയനായ നേതാവെന്ന് കാണുന്ന ഒരു നേതാവിനുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഒരു തരത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം. ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നില എന്താ? രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസും രാജ്യത്തെ BJPയുടെ ബി ടീമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम ये चुनाव LDF के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है। तो एक तरफ UDF है और दूसरी तरफ LDF और BJP का गठबंधन है। We are fighting here an election against the LDF, which is fully supported by the BJP. On one side is the UDF, and on the other side is a combination of LDF and BJP. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक नारायण जुड़े हुए हैं केरल से, तिरुवनंतपुरम से। विवेक, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को एक दूसरे की टीम बताने में लगे हुए हैं। UDF LDF एक दूसरे को BJP का साथी बता रहे हैं। इसके पीछे क्या तुष्टीकरण की सियासत है, क्या सियासत है इसके पीछे, कैसे बताएंगे? हाँ अजी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट से साफ कर दिया है कि CPM और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज ने भाजपा को स्टेट में एक प्रोमिनेंट फोर्स की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है। भाजपा जो इस बार इलेक्शंस में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है ने दोनों ही में पार्टीज पर इलेक्शन जीतने के लिए कम्युनल फोर्स के साथ अलाइन होने के सीरियस आरोप लगाई है। मैं इस विषय में आज VD सतीश ने, ऑपोजिशन लीडर, सीनियर कांग्रेस लीडर ने, इसी विषय में मैं उसको इस विषय के बारे में मैं उसको पूछता हूं, वो बोलेगा। तो BJP केरला को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है और ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट यहाँ लड़ने को चांस भी नहीं है। तो यहाँ केरल के खिलाफ में यहाँ इलेक्शंस और यह कॉन्टेस्ट CPM और कांग्रेस के बीच में है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज in constituencies like Thiruvananthapuram or Trichur, Palakkad or constituencies like Aranmula, Pathanamthitta, BJP एक strong force है। या कांग्रेस नेताओं ने ये एक्नॉलेज कर दिया है। तो इस कारण में इस आरोपण को बीजेपी ने इस आरोपण को क्लियरली रिजेक्ट किया है और बीजेपी ने कहा है ये कांग्रेस और CPM ने
जमात इस्लामी और एसडीपी की तरह कम्युनल फोर्सेस के साथ अलाइन करना है, तो इस एलिगेशंस को डिफ्लेक्ट करने को ये कांग्रेस और सीपीएम ये आरोप बीजेपी को तरह रेज किया है। जी, एक बात तो क्लियर हो जाती है विवेक कि कुछ भी हो, लेकिन अगर आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं दोनों ही पक्ष, तो इसका मतलब बीजेपी को सेंटर पॉइंट में ला रहे हैं और बीजेपी का जो डर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इनको लगता है कि बीजेपी कहीं इनका खेल गड़बड़ न कर दे। या व्हाट यू सेड इज राइट। तो बीजेपी को डर लगता है, तो इस विषय में बोथ सीपीएम और कांग्रेस ने one thing is very clear, both CPM and Congress is actually feared about the third front. तो CPM ने कहा है तो एक केरल में एक थर्ड फ्रंट को चांसेस भी नहीं है, तो इस थर्ड फ्रंट को एक डिस्कशन एक अनावश्यक एक चर्चा भी नहीं है। बट कांग्रेस ने कहा है तो इस इलेक्शन में all the 140 constituencies में it's a two-sided fight और बीजेपी इधर पिक्चर भी नहीं है। But the fact of the matter is that the BJP is very strong in many constituencies, especially in central और south Kerala में। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि बार बार ना चाहते हुए भी दोनों ही पक्ष बीजेपी का नाम ले रहे हैं और बीजेपी की बात जनता के लिए लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तो इससे तो बीजेपी को फायदा ही होने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विवेक नारायण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।